हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र कर रहे थे, जिसके जो लास्ट अपने 3 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें अपने आहार नाल की संरचना में माउथ से लेकर मुख से लेकर स्टमक अमाशय तक का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपने डिस्कस करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना, और इसी के साथ अपना एलिमेंट्री कैनाल जो है आहार नाल की संरचना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपने मेनली 2 टॉपिक बचेंगे, एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, वो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा देंगे अपने, और एक अपने बचेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। देखिए, छोटी आंत जो है वो अमाशय से अगला भाग होती है। तो ये बताया था कि अमाशय पाइलोरस छिद्र द्वारा, यानी कि ये स्टमक था और यहाँ ये जो पाइलोरिक भाग में एक छिद्र द्वारा आगे से यहाँ से जो है ग्रहणी शुरू हो जाती है, ड्यूडेनम, जो किसका पार्ट होती है, छोटी आंत का। ठीक है, तो अमाशय पाइलोरस छिद्र द्वारा छोटी आंत में खुलता है। इसकी लंबाई जो है वो जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर होती है। अब इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 मीटर होती है, कोई 7 मीटर कहता है, कोई 9 मीटर कहता है। तो अपनी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि जीवित अवस्था में जो लंबाई है वो 4.5 से 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, और जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण इसकी लंबाई जो है कहते हैं कि बड़ी हो जाती है। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। तो इसकी जीवित अवस्था में जो लंबाई है वो लगभग 3 मीटर है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, ये 3 पार्ट्स की बनी होती है। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है पहला, जिसको कहा जाता है ग्रहणी ड्यूडेनम। देखिए क्या है ड्यूडेनम, ये 25 सेंटीमीटर लंबा यू आकार का भाग है। ठीक है, अब इस भाग में जैसे ही ये भाग शुरू होता है तो यहाँ पर एक वाहिनी आकर खुलती है। देखो क्या नाम है उसका, अग्नाशय वाहिनी। अग्नाशय वाहिनी का मतलब है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली वाहिनी। ठीक है, और सामान्य पित्त वाहिनी, सामान्य पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं इसको। ये भी अभी अपने बताएंगे आपको क्या होती है। ये पित्ताशय और यकृत की जो वाहिनियाँ होती हैं दोनों आपस में मिलती हैं और बनाती हैं सामान्य पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। इसी भाग में खुलती हैं, मतलब कौन से भाग में खुलती हैं, ग्रहणी वाले भाग में। इसको डायग्राम से अपने बहुत अच्छे से समझेंगे। आगे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एम्प्यूला ऑफ वेटर। एम्प्यूला ऑफ वेटर क्या होता है कि ये अग्नाशय वाहिनी और सामान्य पित्त वाहिनी आपस में मिलकर जिस रंध्र द्वारा खुलती है ग्रहणी में, उस रंध्र को कहा जाता है एम्प्यूला ऑफ वेटर। और उस रंध्र पर एक इस प्रकार से वॉल्व लगा रहता है, स्फिंक्टर लगा रहता है। अवरोधनी, ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। अवरोधनी का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को आने से रोके, यानी कि या तो ऊपर से नीचे तो आने दे और नीचे से वापस जाने से एक तो रोकने का काम था। जैसे आपने 2 अवरोधनी पढ़ी थी पहले, एक कार्डियक अवरोधनी पढ़ी थी अमाशय में और एक पाइलोरिक अवरोधनी। तो ये जो कैप है इसके ऊपर एक तरह का ढक्कन है जो वैसे तो बंद रहता है, जब इसकी ज़रूरत होगी खुलने की तभी ये खुलकर अपने जो स्त्राव है उसको इसके अंदर आने देगा। ठीक है, ये नहीं है कि हमेशा ही अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्त रस जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आता रहेगा। जब भोजन आएगा तभी उनकी ज़रूरत पड़ती है, तभी वो वहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए, तो इनके रंध्र पर एक अवरोधनी लगी रहती है जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडी की अवरोधनी। देखिए, अब इसको डायग्राम से देखिए, ये अपना ये सिंपल डायग्राम बनाया हुआ आपको समझाने के लिए। ये लिवर है, ये वाला जो पार्ट है, ये ग्रीन कलर से जो है ये पेनक्रियाज है, अग्नाशय। एक तो लिवर की डक्ट होगी, वैसे 2 होती है, ये एक राइट से आती है एक लेफ्ट से आती है, लेकिन अपने समझने के लिए मैंने एक इकट्ठा लिखा है हिपैटिक डक्ट यानी यकृत वाहिनी। और ये एक छोटा सा ऑर्गन लिवर के पास प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर या इसको कहते हैं पित्ताशय। और इसकी जो वाहिनी होती है ये पित्त वाहिनी आ गई। ठीक है, तो ये यकृत वाहिनी हुई, ये पित्त वाहिनी, ये दोनों पहले आपस में मिलेंगी और बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट। अभी अपने नाम पढ़ा था सहपित्त वाहिनी, जिसको बोला था कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और इधर पेनक्रियाज से जो वाहिनी निकलेगी इसको कहा जाता है अग्नाशयी वाहिनी या इसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों वाहिनियाँ जो हैं ऊपर से पहले, सबसे पहले तो क्या हुआ, ये यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी आपस में मिली और क्या बनाया इन्होंने, कॉमन बाइल डक्ट, सहपित्त वाहिनी बनाई। ठीक है, अब ये सहपित्त वाहिनी और ये दूसरी जो है पेनक्रियाज वाली जिसको अपने बोला है पेनक्रियाटिक डक्ट अग्नाशय वाहिनी, ये आपस में मिलेंगी और मिलकर इस ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी वाले भाग में खुल जाएंगी। जिस रंध्र में जिस भाग में खुलेंगी उस रंध्र को कहा जाता है एम्प्यूला ऑफ वेटर।
और इस एम्प्यूला ऑफ वेटर पर एक अवरोधनी लगी रहती है, स्फिक्टर लगी रहती है, उस स्फिक्टर को बोलते हैं स्फिक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, और ऑडी की अवरोधनी कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर से आपको इजीली पता लग गया होगा कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन सी वाहिनियाँ हैं जो अपने स्राव को अग्नाशय से और उधर से पित्ताशय से लेकर आएंगी, ठीक है। अब देखिए आगे सेकंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं जेजुनम। इलियम कंप्लीट हुआ अपना, जेजुनम जो है, सॉरी ड्यूडेनम कंप्लीट हुआ अपना। जेजुनम जो है ये लगभग 1 मीटर लंबी नलिका होती है, जो क्या काम है इसका, ये ग्रहणी वाले भाग को यानी ड्यूडेनम वाले भाग को छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम उससे जोड़ने का काम करती है। और इस भाग के क्षेत्र में रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। इसका कोई काम जेजुनम का अपने को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद फिर है इलियम जो अंतिम भाग है इसका छोटी आंत का। तो इलियम जो है वो लगभग 1.75 मीटर है। तो आप तीनों को काउंट करोगे तो लगभग जो इनकी लेंथ बनती है वो 3 मीटर बनती है। ये अधिक कुंडलित भाग होता है यानी इसमें कुंडलन ज़्यादा पाया जाता है। सबसे खास बात यह इलियोसिकल कपाट, देखिए ये छोटी आंत का अंतिम भाग है और छोटी आंत का अंतिम भाग है, इसका मतलब इससे आगे शुरू हो जाएगी कौन, बड़ी आंत। और बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसे कहा जाता है सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। तो इसका नाम है इलियम। बड़ी आंत का पहला भाग जो है वो कहलाता है सीकम। तो इलियम से जब भोजन सीकम में जाएगा तो यहाँ पर एक कपाट होगा जो इलियम से भोजन जिसके थ्रू सीकम में पहुँचता है, उस कपाट को कहा जाता है इलियम से बना इलियो, सीकम से बना सीकल और कपाट। तो यह इलियोसिकल कपाट द्वारा बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी होती है, यानी इलियोसिकल कपाट के द्वारा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत के सीकम में प्रवेश करता है। तो ये तीनों जो भाग हैं छोटी आंत के, उनके बारे में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत, उसकी औतिकी की, हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी बताया ही था, उत्तकों का अध्ययन यानी इनकी जो वॉल हैं उनमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। देखिए इनको बड़ा डिटेल में पढ़ना है अपने को, बहुत ध्यान से आपको यहाँ समझना है कि कौन कौन से भाग जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए सबसे पहले तो 5 लेयर्स जो बताई थी आपको वो याद कीजिए। सबसे बाहर की ओर था सिरोसा, ठीक है। फिर उसके बाद था मसल लेयर, पेशी स्तर जिसको बोलते हैं, 2 भागों का ही होता है ये बना हुआ, अनुलंब और ये वाला जो है दूसरा जिसको वर्तुल बोला था आपने, ठीक है। उसके बाद फिर अधः श्लेष्मिका या सब म्यूकोसा होती है। उसके बाद श्लेष्मिका पेशीय स्तर या मस्कुलरिस म्यूकोसा, और सबसे अंदर की ओर होता है म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर। ये पांचों के पांचों इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सिरोसा के बारे में तो बता ही दिया था, ये एक तो पेरिटोनियम और साथ ही साथ इसमें एक पेशी तंतु जो है स्योंजी ऊतक का बना होता है। ये पेशी तंतु नहीं, स्योंजी ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सिरोसा का। पेशी स्तर के बारे में 2 बातें बताई थी कि सबसे बाहर की ओर जो है वो है अनुलंब पेशी स्तर है, इसके अंदर जो होगा ये वाला जो है इसको कहते हैं वर्तुल पेशी स्तर। तो ये 2 भागों का बना होता है। अगर अमाशय में पड़ा था तो एक और पेशी स्तर पाया जाता है जिसको त्रिक पेशी स्तर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशी स्तर के अंदर वाली साइड जो है ये है सब म्यूकोसा, अधः श्लेष्मिका। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अधः श्लेष्मिका। छोटी आंत की जो सब म्यूकोसा होती है उसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अपने को अपने डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे आगे, इनको भी जब म्यूकोसा पढ़ेंगे तो सब म्यूकोसा में जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो इस भाग में पाई जाती है रक्त कोशिकाएं, ये दोनों इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं। ये आपको 1 नंबर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब म्यूकोसा से। सबसे पहला इसमें पाई जाती है विशेष प्रकार की ग्रंथियां, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं आपको, इनको कहा जाता है ब्रूनर ग्रंथियां। और ये ब्रूनर ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। ब्रूनर ग्रंथियों का कार्य है श्लेष्मा का स्त्राव करना। आपसे पूछे ब्रूनर ग्रंथियां पाई कहाँ जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं, ये छोटी आंत की सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी संरचना इससे रिलेटेड जो है वो है लसिका समूह है। देखिए इसके अंदर लसिका लिम्फ साइट्स जो हैं, लिम्फ स्थल जो है वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन इनमें खास बात यह है कि ये जो लिम्फ स्थल होते हैं, लसिका स्थल होते हैं, ये समूहों में एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर ये येलो कलर के दिखाई देते हैं। और उन येलो कलर की स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पेयर्स पैचेज। उन लसिकाणु जो समूह बन जाता है लसिकाओं का, लसिका ग्रंथियों का, उनको कहा जाता है पेयर पैचेज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेयर पैचेज क्या है, तो ये भी पेयर पैचेज के बारे में आप याद रखोगे कि छोटी आंत जो है उसकी सबम्यूकोसा जो लेयर है उसमें लसिका ग्रंथियों के समूह को पेयर पैचेज कहते हैं। और इनका काम होता है भाई ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं और लिम्फोसाइट्स
प्रतिजनों को खत्म करने का काम करता है। तो भोजन के साथ अगर कोई रोगाणु वगैरह आता है तो उनको नष्ट करने का ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो लेयर दी हुई है वो है मस्कुलेरिस म्यूकोसा। इसके बारे में अपने कुछ खास नहीं है, वही सिंपल सी बातें हैं कि बाहर की ओर तो वर्तुल पेशी स्तर होता है, बीच में अनुलंब, अंदर की ओर भी वर्तुल पेशी स्तर, तो ये कुछ खास नहीं है, याद नहीं रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो है म्यूकोसा, जो श्लेष्मा स्तर है। यहाँ पर क्या है कि जो श्लेष्मा स्तर परत है ये इस प्रकार से फोल्ड वलन बनाती है। ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वलन जो होते हैं, ये बीच में ये देखें, ये जो भाग है ये वलन की फॉर्मेशन कर रहे हैं फोल्ड्स की। इन वलनों को कहा जाता है केरक्रिंग के वलन, फोल्ड्स ऑफ केरक्रिंग। ये अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो इन वलनों के ऊपर ये उंगलीनुमा जो संरचनाएं दिख रही हैं बनती हुई, इनको कहा जाता है रसांकुर, विलाई, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर। और इन रसांकुरों के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है सूक्ष्मांकुर, ठीक है। ये अपनी डिटेल में आगे जब थ्योरी करेंगे तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, साथ में डायग्राम भी जब देखोगे। अगली चीज़, ये जो विलाई है, रसांकुर है, इनका जो बिल्कुल ये आधारीय भाग है नीचे का, ये वाला भाग विलाई है, ये विलाई है, ये विलाई है, ऊपर वाला जो उंगली नुमा, इसका जो आधार भाग है, ये वाला भाग, ये जो बीच में बनता हुआ दिख रहा है, इसको कहा जाता है लिबर कुहन की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन बोलते हैं इनको। और यहाँ की जो कुछ कोशिकाएं हैं, ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही है मैंने कलर बनाई हुई है, इन कोशिकाओं का विशेष कार्य होता है। विशेष कार्य, ये बहुत सारे ये कोशिकाएं जो हैं इनसे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं लिबर कुहन की दरारों में, कौन कौन से उनके स्त्राव होते हैं, उन स्त्रावों में कौन कौन से एंजाइम्स हार्मोन पाए जाते हैं, ये भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। अपने को सिर्फ यहाँ पर जो बातें ध्यान रखनी है वो एक तो ये याद रखना है कि भ्रूण ग्रंथियाँ, पेयर पैचेज, लिबर कुहन की दरारें क्या होती है, रसांकुरों का जो आधार भाग होता है उसको क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन बोलते हैं। एक फोल्ड ऑफ केरक्रिंग बताया था, वो श्लेष्मा जो है वो इस प्रकार ये जो फोल्ड बन रहे हैं, बड़े बड़े वलन बन रहे हैं, इनको फोल्ड ऑफ केरक्रिंग कहा जाता है। उंगली नुमा जो संरचनाएं हैं ये बन रही हैं कोशिकाएं जो इसके ऊपर, ये है विलाई या रसांकुर, और इनके ऊपर छोटे छोटे और कण संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। और रसांकुरों का और सूक्ष्मांकुरों का आपने 11th क्लास में जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि इनका काम होता है अवशोषण की सतह को बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि छोटी आंत जो है वो पाचन की दृष्टि से, भोजन के और अवशोषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है, डाइजेशन तो कंप्लीट ही हो जाता है छोटी आंत में, और एब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो छोटी आंत में होता है। तो ये जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन परतों के बारे में जो जो बातें बताई वो एक एक करके आप। सबसे बाहर सिरोसा, तो ये विसरल पेरिटोनियम और स्योंजी उत्तक के से मिलकर बनी होती है। पेशी स्तर, ये बाहर की ओर अनुलंब पेशी स्तर पाया जाता है और भीतर की ओर वर्तुल पेशी स्तर पाया जाता है। सब म्यूकोसा, इसके अंदर एक तो रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती है, आपने देखा था डायग्राम में। सेकंड नंबर इसके अंदर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या काम करती हैं, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। और सबसे खास बात देखो, छोटी आंत के 3 भाग हैं, पहला ड्यूडेनम, फिर जेजुनम और इलियम। जो इलियम भाग की सब म्यूकोसा होती है, कौन से भाग की, इलियम भाग की। अगर ड्यूडेनम में पढ़ेंगे तो सिर्फ लसिका स्थल पाए जाते हैं, वहाँ समूह नहीं बनते, लेकिन इलियम भाग में लसिकाओं ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं और उन समूहों को कहा जाता है पेयर पैचेज। और ये पेयर पैचेज का काम क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं और ये लिम्फोसाइट्स भोजन के साथ आए हुए जो एंटीजेंस वगैरह हैं, जीवाणु वगैरह हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो ये 3 बातें याद रखनी है आपको सब म्यूकोसा लेयर के बारे में, और इसमें 2 ही अपने इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी में सब म्यूकोसा में कौन कौन सी संरचनाएं हैं और एक म्यूकोसा लेयर जो है उससे रिलेटेड बातें अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चौथा स्तर जो है श्लेष्मा पेशीय स्तर, इसके बारे में कुछ खास नहीं अपने को ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो परत है इसमें ये 3 स्तर हैं, वो पहले ही अपने बता दिया है। 5th नंबर पर आता है श्लेष्मा स्तर म्यूकोसा। अच्छा, ये 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चौथा तो होगा श्लेष्मा पेशीय स्तर, श्लेष्मिका पेशीय स्तर, और 5th नंबर पर अपने पास आ गया श्लेष्मा स्तर म्यूकोसा, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि श्लेष्मा के म्यूकोसा लेयर के जो वलन हैं, फोल्ड जो हैं ऊपर के और बड़े बड़े, उन फोल्ड को कहा जाता है फोल्ड्स ऑफ केरक्रिंग।
कैरकरिंग के वलय इनको कहा जाता है और इनका जो लंबाई है वो लगभग 8 mm की होती है। ठीक है, अब आगे ये जो फोल्ड हैं इन पर 1 mm साइज के जो हैं वो उंगली नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है रसांकुर या विलाई कहलाते हैं और ये विलाई अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन रसांकुरों पर भी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, डायग्राम में बताया था, जिनको कहा जाता है सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर लाइक मतलब जैसे आपने आप ब्रश करते हो टूथपेस्ट वाला तो उसमें आपने देखा होगा कि ये एक संरचना है इस प्रकार और इस पर एक छोटे छोटे इसी प्रकार वो निकले रहते हैं। तो ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनती है इनके होने के कारण, क्योंकि जैसे मान लो ये एक विलाई है और उस पर ये छोटे छोटे जो हैं ये माइक्रोविलाई लगे हुए हैं, तो ब्रश बॉर्डर लाइक संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि चाहे विलाई हो चाहे माइक्रोविलाई हो, इन दोनों का काम अवशोषण की सतह को बढ़ाने का होता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक रसांकुर जो होता है, विलाई जो होता है, उसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं, लसिका कोशिका पाई जाती है, इसके अंदर लैक्टियल सेल प्रेजेंट होती हैं, इसको भी अपने डायग्राम में देखेंगे। रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अपने डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो विलाई होते हैं, रसांकुर के आधार भाग जो नीचे के भाग हैं वहाँ पर जो दरारें नुमा संरचना बनती है उनको कहा जाता है लीबर कुहन की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन। और ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन है इनमें ही पाई जाती हैं पाचक ग्रंथियां या जो पाचन से संबंधित सेल्स होती हैं जो सिक्रेशन करेंगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और ये खुलती है आंतर गुहा मतलब अंदर की ओर, आंत के अंदर की ओर इन कोशिकाओं की ग्रंथियों की ओपनिंग होती है। अब कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है और उनका स्त्राव इंपॉर्टेंट है। इनको डायग्राम में भी देखेंगे, सबसे पहले अपने थ्योरी में देखते हैं। देखिए पहले नंबर पर जो प्रेजेंट है अपने लिखा हुआ है वो है पेनीथ सेल्स या पेनेथ सेल्स बोलते हैं इनको। ये पेनेथ कोशिकाएं जो है ये किसका स्त्राव करेंगी, ये लाइसोजाइम का स्त्राव करेंगे। और लाइसोजाइम आप सभी जानते हैं हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है और ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर वहाँ पर प्रेजेंट होंगी आंतरीय कोशिकाएं, एंटेरोसाइट्स। और एंटेरोसाइट्स जो हैं ये जल और जल अपघट्य एंजाइमों का स्त्राव करेंगी। बहुत सारे एंजाइम जब पाचन की क्रियाविधि में आप पढ़ोगे जिसमें सुक्रेज वगैरह और सारे वो एंजाइम जल अपघट्य एंजाइम जो हैं उनका स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो आंतरीय कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है आंतरीय रस, इंटेस्टाइनल जूस जो है जिसमें ये सारे जल अपघट्य एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो ये आंतरीय कोशिकाएं या एंटेरोसाइट्स करती हैं। उसके बाद कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, इनका काम होता है श्लेष्मा का स्त्राव करना। अब दो चीज़ें, ब्रूनर ग्रंथियां जो है वो सब म्यूकोसा लेयर में थी, जबकि गॉबलेट सेल्स जो हैं वो किस में है, वो म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे अब देखिए डायग्राम इसका। अब डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये विलस है, विलाई है, और इसके आगे ये जो बिल्कुल छोटे छोटे इस पर ये प्रेजेंट होते हैं जिनको अपने माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर कहा था। ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसमें इस परत में बहुत सारी कोशिकाएं ये प्रेजेंट हैं, इनको अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए जो था वो ये था कि इसमें ये जो भाग है जिसको अपने बोला था ये कोशिकाओं की जो परत बनी हुई है इसको अपने कहा था क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन की दरारें। ठीक है, तो इस भाग में जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं इन्हीं कोशिकाओं के अपने को एक तो नाम ध्यान रखने हैं, आगे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं कौन कौन से स्त्राव करती हैं ये अपने को देखना है। और रसांकुरों के बारे में, विलाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं रक्तवाहिनियाँ। तो ये जो ब्लू कलर में और रेड कलर में ये रक्तवाहिनियाँ हैं और यहाँ पर ये येलो कलर में जो दिख रही हैं ये होती है यहाँ पर इसको बोलते हैं लसिका वाहिनी। तो ये यहाँ पर इनको विलाई वगैरह जो सूक्ष्मांकुर की जो रसांकुर की जो संरचना है उसमें ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये रक्त केशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अपने लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन जो था उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए इन सेल्स में ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये दिख रही हैं सेल्स, ये वाइट कलर की सेल्स जो हैं जिसमें ब्लू लगा हुआ है ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिट एम्पलीफाइंग जोन। इनको इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया ये भी आपको बताया जाएगा। फिर इसमें आपको ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिख रही हैं,
ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही हैं इसके अंदर अपने को, और एक अपने को यहाँ पर ये रेड कलर की जो है, ये वाली जो है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है। तो ये 5 प्रकार की यहाँ पर अपने को कोशिकाएं हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। देखिए ये रही। तो ये डायग्राम जब आप पीडीएफ देखोगे तो इजीली आपको वहाँ पर ये दिख जाएगा सारा का प्रॉपर डायग्राम जो है। उसमें ये एंटेरोसाइट्स हैं, येलो कलर वाली जो दिख रही हैं, ये जो है इनको कहा जाता है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम बता ही दिया आपको, श्लेष्मा का स्त्राव करना। एंटेरोसाइट्स का काम बता दिया आपको, आंतरीय रस का स्त्राव करना, जिसके अंदर जल व जल अपघटन एंजाइम पाए जाएंगे। अब 3 कोशिकाएं बची हैं आगे, कौन कौन सी? एक बची है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ये आगे फिर कई टाइप्स होते हैं इनके, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़ना, अपने सिर्फ याद रखना है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एक ग्रीन कलर में जो दिख रही हैं वो स्टेम सेल्स हैं, और एक होती हैं यहाँ पर पिनेट सेल्स। पिनेट सेल्स में के बारे में बता दिया आपको, लाइसोजाइम का स्राव करती हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है भोजन के साथ आए हुए। अब ये 2 सेल्स बची हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल और एक स्टेम सेल। देखिए स्टेम सेल का काम क्या होता है कि ये जो आपको नीचे रीजन दिखा, स्टेम सेल जो हैं, अगर बाकी कोशिकाओं में से कोई भी कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो ये क्या है, ये लगातार इस प्रकार की ये जो दिख रहा है आपको ट्रांजिट एम्पलीफाइंग जोन, ये अविभेदित कोशिकाओं के समूह हैं। अविभेदित का मतलब है जो अभी किसी काम के लिए जिसका विभेदन नहीं हुआ। तो ऊपर बाकी जितनी भी कोशिकाएं हैं आपको, एंटेरोसाइट्स हुई, चाहे पेनिथ सेल्स हुई, या जो दूसरी अपने जितनी भी पड़ी हैं एंटेरो एंडोक्राइन जो हैं, वो अगर उनमें से कोई कोशिका नष्ट हो जाती है तो ये कोशिकाएं उनकी जगह ऊपर की ओर अपवार्ड जाके उनकी जगह लेने का काम करती हैं। तो मतलब कोशिकाओं का पुनर्निर्माण में हेल्प करती हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स से बनी हुई ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग जोन की कोशिकाएं हैं जो रहती हैं, जो आगे ये अनडिफरेंशिएटेड है और बाद में ये क्या हो जाएंगी, उन कोशिकाओं के अंदर विभेदित हो जाएंगी, डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टेम सेल्स का फंक्शन हुआ। लास्ट बची जो एंटेरो एंडोक्राइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन में भी सारी की सारी जो हॉर्मोन्स हैं इनसे रिलेटेड वो अपने काम के हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है, तो स्टेम सेल्स का काम बता ही दिया। बाकी जो सेल्स हैं अपवार्ड जाकर उनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ये हार्मोन्स का स्त्राव करेंगी, यहाँ के लोकल हार्मोन्स होंगे जो यहीं काम करेंगे इनके आसपास, तो ये हार्मोन्स का स्त्राव करेंगी। और कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं और क्या क्या उनके काम हैं, एक एक करके देखिए। सबसे पहला जो हार्मोन एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स करती हैं उसका नाम है एंटीरोगेस्टेरोन। एंटीरोगेस्टेरोन, आपने जब पिछला वीडियो देखा होगा बच्चों तो आपको मैंने बताया था कि जी सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रीन का स्राव करती हैं, और गैस्ट्रीन जठर ग्रंथियों को जठर रस के लिए उत्तेजित करता है। अब जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आ चुका है, तो छोटी आंत में आ चुका है तो जठर रस अपने को क्यों चाहिए, तो ये एंटीरोगेस्टेरोन जो है ये अमाशय की जठर ग्रंथियों पर क्रिया करेगा और उनको कहेगा भाई अब आपके पास कुछ है ही नहीं तो जठर रस के स्राव को रोक दो। तो एंटीरोगेस्टेरोन जो है वो अमाशय की जठर ग्रंथियों को जठर रस के स्राव को रोकने का काम करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर अपने जो हार्मोन है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन। CCK या CSK भी लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह आपको। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या काम करेगा, अब देखो गृहिणी में भोजन आ गया, तो गृहिणी में आपको बताया था ड्यूडेनम पार्ट में कि यहाँ पर एक तो अग्नाशय वाहिनी आती है और एक सह पित्त वाहिनी लेकर आती है। तो जब गृहिणी में भोजन आया तो उसको पित्तरस की जरूरत है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जाएगा पित्ताशय के पास जिसके अंदर स्टोर पड़ा हुआ होता है पित्तरस। तो ये पित्ताशय को कहेगा कि भाई मेरे पास भोजन आ गया गृहिणी के पास और अब तू अपना पित्तरस जो है वो मुक्त कर दे। तो ये पित्ताशय से पित्तरस को गृहिणी में मुक्त करवाता है। तीसरे नंबर पर 2 हार्मोन लिखे हुए हैं, एक है सिक्रीटिन और दूसरा है पैंक्रियोजाइमिन। ये दोनों ही काम करेंगे जाकर किस पर, अग्नाशय ग्रंथि पर, और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस को मुक्त करवाएंगे। अब यहाँ पर 2 की जरूरत क्यों पड़ी, सिक्रीटिन जो है वो अग्नाशय रस में 2 चीज़ें होती हैं। अग्नाशय रस में एक तो लवण प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करवाते हैं, और साथ में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। तो जो लवण वाला भाग है वो तो अग्नाशय से मुक्त करवाएगा सिक्रीटिन, और जो एंजाइम वाला पोर्शन है उसका वो करवाएगा पैंक्रियोजाइमिन। ये तो नाम से याद हो जाएगा, पैंक्रियाज तो पैंक्रियोजाइमिन। ठीक है, उसके बाद अगला जो हार्मोन है वो है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज जो है ये आंतरीय रस का स्राव कराएगा। अभी आपने पढ़ा था एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट्स आंतरीय रस का स्राव करती हैं, आंतरिक ग्रंथियां जो हैं, तो ये एंटेरोकाइनेज उसको बताएगा
कि भोजन आ चुका है ग्रहणी में और आंतरी रस अब इसमें छोड़ दो ताकि इसका पाचन किया जा सके। इसके अलावा भी एक और हार्मोन होता है विलिक्राइनिन। वो विलिक्राइनिन, विली मतलब विलाई, तो जो विलाई की गतियाँ होती हैं, रसांकुरों की गतियाँ होती हैं जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, उनको कम बढ़ाने का जो है वो काम करता है। तो वो चाहे ना भी याद रखना, ये जरूर याद रखना, क्योंकि जब अपन डाइजेशन करेंगे तो वहाँ फिर इनकी बात की जाएगी। ओके, फिर से एक बार सुन लीजिए। ये कोशिकाएं हैं, इसमें 5 प्रकार की अपने को जो पढ़नी है। लिवर कुहन की दरारों से संबंधित है ये कोशिकाएं। एंटेरोसाइट, गोबलेट सेल, एंटेरो एंडोक्राइन सेल, स्टेम सेल और पेनिथ सेल, इन सभी के काम अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है छोटी आंत वाला, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अंतिम भाग है आहार नाल का, वो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। ये एक तो आहार नाल का अंतिम खंड होता है, एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग है ये, जो गुदाद्वार के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 1.4 से 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वो अधिक होता है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला है सीकम, दूसरा है कॉलन और तीसरा है मलाशय, रेक्टम। ठीक है, अब इसको डायग्राम के थ्रू और जो बातें अपने को ध्यान रखनी है, चाहे आप नोट कर लेना साथ में, तो वही यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको इलियम बोला था, वो सबसे पहले खुलेगा किसके अंदर? सीकम के अंदर। और मैंने आपको बताया था जब इलियम सीकम के अंदर खुलती है तो यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है जिसको कहा जाता है इलियोसिकल कपाट, ICV, इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं उसको। ठीक है, ये याद रखना है एक तो। उसके बाद सीकम भाग से अगला भाग जो है, यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं कॉलन। जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको आरोही कॉलन, ये ट्रांसवर्ज या अनुप्रस्थ कॉलन कहलाता है, और नीचे की ओर जो आ रहा है ये इसको अवरोही कॉलन कहा जाता है। उसके बाद इसका आगे का जो फूला हुआ भाग है, जहाँ अपचित भोजन को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं मलाशय, रेक्टम, और जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ये भाग जो है ये एनोस्पोर या गुदा द्वार कहलाता है। अब इनके बारे में खास बातें, एक स्ट्रक्चर और रहेगी। सीकम के नीचे कुछ इस प्रकार उभरी हुई एक लंबी संरचना पाई जाती है छोटी, जिसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बताया था कि ये मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग होती हैं। जो रूमिनेट्स प्राणी होते हैं, जुगाली वगैरह करते हैं, उनके अंदर ये सेलुलोज का डाइजेशन करती है। ह्यूमन के अंदर इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये बात बता दी थी। अब सीकम के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसमें इलियोसिकल कपाट द्वारा, जो छोटी आंत का लास्ट पार्ट है इलियम, उसके द्वारा इसके अंदर भोजन को प्रवेश करवाया जाता है। यानी इलियम से सीकम के अंदर भोजन जो है वो इलियोसिकल कपाट के द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद ये बता ही दिया, इस पर एक छोटी संरचना प्रेजेंट होती है, लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लिखा होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हिंदी में इसको कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं, और ये इसका ह्यूमन के अंदर ये अवशेषी अंग के रूप में है, कोई इसका काम नहीं है। और सीकम के बारे में क्या याद रखोगे? सीकम के बारे में एक बात तो बताई दी, इलियोसिकल कपाट वाली। दूसरा, इसके अंदर लस्सी का गांठें पाई जाती है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, और वो लिम्फ नोड्स भोजन के साथ आए हुए अगर अभी भी कोई रोगाणु वगैरह आ गया तो उनको लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करके नष्ट करने का काम करती है। तो सीकम के बारे में 2 बातें, इलियोसिकल कपाट वाली और सेकंड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कॉलन की, तो कॉलन का जो एरिया है इसको 4 भागों में भी बांटा हुआ मिलता है, कुछ बुक्स में 3 भाग लिखे हुए मिलते हैं। तो ऊपर की ओर जा रहा है इसको आरोही कॉलन, ये अनुप्रस्थ, ये अवरोही, और यहाँ जो थोड़ा सा ये सिग्मा के आकार का दिख रहा है इसको बोलते हैं पेल्विक कॉलन, या इसको सिग्मोइड कॉलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ नोट कर लेना चाहिए, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में अब यहाँ 2 संरचनाएं दिख रही हैं आपको लिखी हुई, एक तो लिखा हुआ है टीनिकोलाई और एक लिख रहा है होस्ट्रा। तो ये बड़ी आंत का जो भाग है ये वाले, ये बाहर की ओर इस प्रकार उभरे हुए होते हैं, और उभरे हुए भागों को कहा जाता है होस्ट्रा। इन उभरे हुए जो भाग हैं ये होस्ट्रा कहलाते हैं, और इनके बीच ये जो पेशीय छड़ पाई जाती है, छड़ें पाई जाती हैं इनके बीच वाले भाग में, उनको कहा जाता है टीनिकोलाई। तो ये दोनों भाग याद रखना। अगर आपसे पूछे होस्ट्रा क्या है, तो होस्ट्रा क्या होते हैं कि जो कॉलन वाला भाग है उसमें जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं, जिनको होस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछे टीनिकोलाई क्या होते हैं, तो टीनिकोलाई जो है ये बीच में अनुलंब पेशियां हैं इसके दोनों और ये छड़ों के रूप में जो प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं टीनिकोलाई। यानी ये पेशियां छड़ जो है इसको टीनिकोलाई
कहा जाता है। ठीक है, और मलाशय का काम आप सभी जानते हो कि मलाशय में क्या होता है भाई, मलाशय में अपचित भोजन को जो अवशोषण करके रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कहीं कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बड़ी आंत के किस भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होते हैं, तो बड़ी आंत का वो भाग जो है वो है कॉलन। और कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो याद रखना ई कोलाई, एस्चेरियाई कोलाई बैक्टीरिया जो हैं वो सहजीवी के रूप में इस कॉलन वाले भाग में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बस, और गुदाद्वार के द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतनी बातें हैं। अब अगर बात करें इसकी औतिकी की, तो इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बड़ी आंत का काम जो है वो सिर्फ अवशोषण करना है, पाचन की क्रियाविधि इसमें कोई नहीं होती, तो किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथि इसकी किसी भी लेयर में प्रेजेंट नहीं होंगी, वही 5 स्तर प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक खास बात याद रखना इसके बारे में कि एक तो इसमें श्लेष्मा का स्राव करने वाली, म्यूकस का स्राव करने वाली जो गोबलेट सेल्स थी, तो इसकी म्यूकोसा लेयर के अंदर वो प्रेजेंट होती हैं, पहली बात। और सेकंड जो बात है इसके बारे में वो याद रखना कि इस पर जो ये विलाई और वो थे माइक्रोविलाई वो प्रेजेंट नहीं होते, बस, और इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना थी, छोटी आंत की हिस्टोलॉजी आज आपने देखी। इसी के साथ अपना जो एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, आहार नाल की संरचना, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं एसेसरी, जिसमें अपने सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगले जो 1 या 2 वीडियो और बनेंगे उसके बाद, जिसमें अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण की क्रियाविधि जो है वो उसको कंप्लीट कर देंगे। यानी 3 वीडियो के अंदर ये अगला अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। इसके बाद जो अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो के अंदर वो कंप्लीट अपने हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए